मोना जी, अनुराधा मिश्रा मोना जी। जयप्रकाश। माननीय अध्यक्ष जी, आपने उत्तर प्रदेश में 7,36,447 करोड़ के बजट लाकर प्रस्तुत किया है। एक ऐतिहासिक बजट लाने का दावा तो आपने कर दिया, पर माननीय अध्यक्ष जी, ये बजट पिछली बार भी, अगर हम पिछली बार का सप्लीमेंट्री बजट मिला दे तो 6.90 लाख करोड़ का ये बजट सरकार लेकर के आई। हर साल बजट की राशि बढ़ा देना सफलता की निशानी नहीं होती। उस बजट को खर्च करने की नीयत भी सरकार में होनी चाहिए। मैं कुछ चीजें मैं आपके संज्ञान में लाना चाहती हूँ। पिछला बजट जो सरकार लाई थी 6.90 लाख करोड़ का, उसमें सिंचाई, जलापूर्ति और स्वच्छता, शहरी विकास, सड़क, पुल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, परिवहन जैसे महत्वपूर्ण विभागों में भी सरकार 40% के आसपास भी पैसा उस बजट का नहीं खर्च कर पाई। फिर पिछली बार से भी बड़ा बजट लाने की आवश्यकता क्या थी? अगर आप पिछला बजट लाए थे और आपको पता था कि आप जो योजनाएं लाए हैं उसमें आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो नया बजट को आकार बढ़ा देना से उत्तर प्रदेश में कौन सी नई योजना आप लेकर के आए जिसकी वजह से इसके सापेक्ष में आपने बजट बढ़ाया? माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में लगातार एक चीज कही कि ये स्टेट का रेवेन्यू सरप्लस बजट है। मैं पूछना चाहती हूं माननीय वित्त मंत्री जी से कि अगर ये रेवेन्यू सरप्लस बजट है, आपने रेवेन्यू सरप्लस बजट कहा, बधाई आपको इस बात की, तो अगर ये रेवेन्यू सरप्लस बजट है तो जो आपने अपने वायदे किए थे चुनाव में, उनका जिक्र इसमें क्यों नहीं है? बेटियों को स्कूटी देने का वादा किया था आपने, उसका इसमें जिक्र नहीं है। गरीबों को उचित दर पे भोजन के लिए अन्नपूर्णा योजना चलाने की बात कही थी, उसका भी कोई जिक्र नहीं है इसमें। वृद्धा पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 1,500 करने की बात कही थी, उसका भी जिक्र इसमें नहीं है। पूरे अन्य प्रदेशों में जब आप जाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं, तो वहां पे तो आप 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा प्रदेश है, क्या उसमें सिलेंडर के दाम घटाने नहीं चाहिए अगर आपका रेवेन्यू सरप्लस बजट है तो? उसके बाद जो सबसे बड़ा झूठ सरकार ने जनता के सामने रखा है माननीय अधिष्ठाता महोदय, एनसीआरबी का डेटा, मुझे नहीं समझ में आता है कि कहां से ये एनसीआरबी का डेटा लेकर के आते हैं। और डेटा में जो चीजें इनके मतलब की होती हैं वो तो सदन में रख देते हैं, पर जो जनता से प्रभावशाली चीजें होती हैं उनको नहीं रखते हैं। महिला सुरक्षा में एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से 2020 में 49,000 मामले थे, 2021 में मामले बढ़कर 56,000 हो गए और 2022 में 65,000 मामले महिला अपराध के। इसका जिक्र सरकार करना भूल जाती है। और किडनैपिंग में जो एनसीआरबी का डेटा है, जहां से आप डेटा लेते हो, बताता है कि यूपी किडनैपिंग में नंबर 1 पे है। माननीय अध्यक्ष, और पास्को एक्ट में मैं ये आपको मैं भेज देती हूँ माननीय अधिष्ठाता महोदय, मंत्री जी कह लेंगे इसको। उत्तर प्रदेश माननीय नेता प्रतिपक्ष का मैं स्वागत करती हूँ। माननीय अधिष्ठाता महोदय, ये उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश, पर आप अफसोस की बात यह है कि जहां पे देश के अन्य प्रदेशों में
5.9% बजट कृषि के लिए आवंटित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में मात्र 3.1% आवंटित किया गया और 13%। किसान सम्मान निधि का मैं एक सच सामने रखना चाहती हूँ। यहाँ लाभार्थियों की संख्या लगातार घटती चली जा रही है। 2020-21 में 2,45,56,300 लोग इससे आच्छादित हुए। 2022-23 में 2,42,00,000 और 2023-24 में 1,86,53,53,000। लगातार पिछले वर्ष से और इस वर्ष में 56,000 40,000 की कमी आई। अब मैं ये जानना चाहती हूं कि ये सम्मान निधि जिन किसानों को 2021 में मिली थी और घट करके वो 56,000 कम हो गए, तो ये किसान गए कहां? क्या इन्होंने किसानी करना छोड़ दिया है या ये किसी न किसी छुट्टा जानवर की वजह से अपने घर और गांव छोड़ करके शहर में कमाने चले गए? यूरिया की बोरी के दाम तो सरकार कम नहीं कर पा रही, पर लगातार उनका वजन 50 से 40 हो गया, पर इस पर सरकार रेवेन्यू सरप्लस बजट में भी इस पर सरकार मौन है। ऊर्जा उद्योग का सबसे बड़ा सहयोगी होता है। जिस प्रदेश में ऊर्जा मजबूत होती है, पावर डिपार्टमेंट मजबूत होता है, सप्लाई मजबूत होती है, प्रोडक्शन मजबूत होता है, वहाँ पे निवेश करने के लिए उद्योग लगते हैं। पर अब की बार 11% की कमी ऊर्जा विभाग के बजट में की। 28,000 मेगावाट की अधिकतम मांग रही है पिछले अगस्त के महीने में, पर सरकार का नए किसी परियोजना को लगाने का कोई उल्लेख पिछले लगातार के सभी बजट में, पिछले 5 साल बीत गए, 2 साल ये भी पूरे हो रहे, पर कोई नई योजना सरकार लगाने में सक्षम नहीं हुई और ना ही कोई उल्लेख है उसका। मैं जो सबसे बड़ी समस्या इस प्रदेश की आज है वो नौजवानों के लिए रोजगार को लेकर के आज पूरा उत्तर प्रदेश का नौजवान परेशान है। सरकार अपने घोषणा पत्र में जब बननी होती है सरकार तो घोषणाएं करती है कि हम 70 लाख पद भरेंगे, रोजगार देंगे, स्वरोजगार से जोड़ेंगे। मैं याद दिलाना चाहती हूँ 2017 में जब सरकार बनी थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 90 दिनों के अंदर सरकारी रिक्त पद भर दिए जाएंगे, पर हकीकत यह है कि आज 7 साल के बाद भी 5.5 लाख से ज्यादा सरकारी पद अभी भी खाली पड़े हैं। और उससे बड़ी चुनौती जो है कि आज ग्रुप डी के लिए बीटेक, एमबीए, एमटेक जैसे डिग्री के बच्चे आवेदन कर रहे हैं। इस व्यवस्था की स्थिति में आज बढ़ के एक और बड़ा गंभीर विषय माननीय आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के संज्ञान में बात लाना चाहूंगी। 26 अगस्त 2021 से 31 अक्टूबर 2021 तक ई श्रम पोर्टल पे पंजीकृत 80.11 लाख श्रमिक भरण पोषण भत्ता 2,000 रुपए उनको दिया गया और जब एक बार दे दिया गया दोबारा उसके बाद कभी नहीं दिया। तो क्या ये समझा जाए कि बेरोजगारी समाप्त हो गई है या बेरोजगार अब नहीं रह गए कि उनको भत्ता देने की आवश्यकता है, या ये केवल चुनावी एजेंडा था इनका? माननीय अधिष्ठाता महोदय, लगातार हर सरकारी विभाग में, चाहे शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण विभाग हो जहां 85,000 अभी भी वैकेंसी खाली पड़ी हैं, अधीनस्थ सेवा आयोग में 6,000, वन विभाग में 4,000, ये वो महत्वपूर्ण विभाग हैं जो इस प्रदेश की सारी व्यवस्था को संभालते हैं। तदर्थ शिक्षक जो 1993 से इस प्रदेश की सेवा कर रहे टीचर्स थे, उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई माननीय अधिष्ठाता।
वो लोग हैं जो अब उम्र के उस पड़ाव में पहुंच चुके हैं 45 से 50 वर्ष की, जहां कुछ लोगों ने अपनी बेटी की शादी के लिए कर्ज ले रखा है, घर के लिए कर्ज ले रखा है, बच्चों की पढ़ाई के लिए ले रखा है। अचानक उनकी सेवाएं समाप्त हो जाती हैं। तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि इसके लिए कुछ ना कुछ सरकार मानवता के आधार पर अवश्य तरीके से जरूर सोच ले। आउटसोर्सिंग कर्मचारी, पूरी व्यवस्था आज की तारीख में आउटसोर्सिंग पर डिपेंड हो गई है। स्वास्थ्य विभाग जो महत्वपूर्ण विभाग है, वहां लोगों की जिंदगी अब आउटसोर्सिंग के लिए पैरामेडिकल स्टाफ के ऊपर अधीन। पर अभी तक सरकार मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद भी इस पर कोई पॉलिसी लेकर के नहीं आ पाई है, उसका भी इसमें जिक्र होना चाहिए। माननीय मोना जी, अब थोड़ा समाप्त कर लें, 10 मिनट का टाइम दिया गया था। समाप्त। मैं दो बातें जरूर कहूंगी माननीय अधिष्ठाता महोदय। नरेगा कांग्रेस पार्टी की वो योजना थी जिसको इससे कोई नहीं इनकार कर सकता कि जब कोरोना काल आया तो एक स्तंभ के रूप में ये योजना ने काम किया और बहुत सारे लाखों करोड़ों श्रमिकों को आधारित इस पे उनको पैसा मिला। मैं ये जरूर कहूंगी कि उसको जिसको आपके नेता ने सदन में नाकामी का जीता जाता स्मारक बताया था, उसने प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। अधिवक्ताओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पैसा 1.5 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया, इसके लिए बधाई देती हूँ। पत्रकार जो हमारे चौथा स्तंभ है संविधान का, उनको भी इसमें शामिल जरूर कीजिए। उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उनके परिवार की जिम्मेदारियां हैं। मैं अनुरोध करूंगी कि उनको भी इसमें शामिल कर लें। और आखिरी में कुछ हम अपने लिए भी माननीय अधिष्ठाता महोदय निवेदन कर लें आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से। माननीय अधिष्ठाता महोदय, महंगाई पूरे देश और प्रदेश में बढ़ी। हमारे जो सदन में साथी बैठे, हम 403 जो चुन करके आते हैं, ये कहीं उससे अलग नहीं है, पृथक नहीं है। ये हम सब लोग की जिम्मेदारी है कि इस बात को समझा जाए। मैंने मांग की थी पहले भी, आज फिर मैं इस सदन में मांग करती हूँ और अपने लिए नहीं, अपने सभी साथियों और आने वाले जो नए साथी हैं उनके लिए भी, कि ये जो कमेटी बननी थी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने संदर्भित किया था माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को, ये कमेटी बने जिसमें समय समय पर, और इसको महंगाई इंडेक्स से जोड़ा जाए, ताकि समय समय पर जैसे पार्लियामेंट में होता है कि अपने आप भत्ते और जो भी हम लोग को मानदेय मिलते हैं वो उसी हिसाब से बढ़ते हैं। और अब समापन कर लीजिए, ये विषय तो आपने रखा था पहले। आपके लिए माननीय जल शक्ति मंत्री जो सर्व शक्ति मंत्री हैं इस वक्त, वो चले गए, पर जल जीवन मिशन का काम हो रहा है, गांव में पानी पहुंचेगा, बहुत अच्छी बात। पर हकीकत आज की तारीख में ये है कि अभी उस उपलब्धि को गांव-गांव तक पानी पहुंचाने में वर्षों लगेंगे। तो कम से कम 200 हैंडपंप विधायकों को मिल जाए, ताकि जब यहाँ से वो वापस अपने क्षेत्र में जाएं तो बजट में उनके लिए क्या मिला, ये कुछ उम्मीद लेकर के वो यहाँ से जाएं। और माननीय PWD लोक निर्माण मंत्री यहाँ से चले गए, पर पिछली बार उन्होंने वायदा किया था, हम लोगों से कहा था कि आप मांगिएगा, हम जरूर पूरा करेंगे। तो कम से कम 10-10 किलोमीटर सड़क हर विधानसभा में माननीय विधायक के प्रस्ताव से हो, ये मैं आपसे निवेदन